अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें और इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर वन इज यूनरी सिस्टम एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो हम यूनरी सिस्टम से अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा, यूनरी सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? यूनरी सिस्टम ऑफ मैन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन भी कहते हैं। ठीक है, चलें बेटा, ये बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, कौन से वेस्ट को? नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब हमारे पास यूनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? हमारे पास यूनरी सिस्टम के अंदर दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, एक कहलाते हैं मेन ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरा कहलाएंगे एक्सक्रीटरी सॉरी एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स मुन्ने वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि मेन ऑर्गन की हेल्प करते हैं वो काम करने के लिए। अब मेन ऑर्गन कौन है? किडनीज। ठीक है, मेन ऑर्गन कौन है? किडनीज। जबकि एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन है? एक्सेसरी ऑर्गन्स में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है यूरेटर्स, सेकेंड इज यूनरी ब्लैडर एंड लास्ट इज यूरेथ्रा। ठीक है, तो हम किडनी से काम स्टार्ट करते हैं। किडनी की कुछ चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन किडनी को मेनली हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में डिस्कस कर रहे होंगे। बट किडनी का एक प्रॉपर छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब किडनी के बारे में जो जो चीज़ें हम जानते हैं सबसे पहले तो हम वो मेंशन कर देते हैं। सबसे पहली बात अगर हम किडनी की करें तो दीज आर पेयर इन नंबर। इसका मतलब बॉडी के अंदर ये दो होते हैं। कलर क्या होता है बेटा? इनका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, इनका साइज क्या होता है? अगर हम इनका साइज देखें और इंचेस में बात करें तो इसका साइज होता है 4 to 5 इंचेस। ठीक है, ये 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होती है। बट अगर इसी चीज को हम जो है वो सेंटीमीटर में देखें, ये इंचेस की वैल्यू है, अगर इसी चीज को हम सेंटीमीटर में देखें तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर एमसीक्यूज में इंचेस मेंशन है तो 4 to 5 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर प्रेजेंट है तो फिर आप जो है वो 12 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इसकी लेंथ की। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें यानी विड्थ की बात करें तो इट्स 6 सेंटीमीटर वाइड। इसी तरह से अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं, मोटाई की बात करते हैं, तो 4 सेंटीमीटर थिक होती है। अगर हम इसके वेट की बात, मास की बात करें तो ये 150 ग्राम की होती है। एक किडनी 150 ग्राम्स की होती है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, अगर एक किडनी 150 ग्राम्स की है तो ये बॉडी के लिहाज से ये जो वेट है ये ना होने के बराबर है। ये वेट लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट है ये। यानी आपके जिस्म का कुल वेट के मुकाबले में, कुल मास के मुकाबले में ये 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब दिल एक दफा धड़कता है तो अपना 20% ब्लड जो है वो किडनी तक भेजता है। 20% ब्लड ट्रांसपोर्ट टू किडनी पर बीट। तो जब दिल एक दफा धड़कता है तो एक दफा में वो 20% बॉडी का ब्लड जो है वो किडनी तक भेजता है, ताकि किडनी उसे फिल्टर करके उसे क्या कर सके? साफ कर सके। अच्छा, अब अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो बेटा इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप। तो ये सारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट हैं, एक एक करके मैं आपसे जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम आ, देखें तो राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन राइट वन, लेफ्ट वन। तो लेफ्ट किडनी के मुकाबले में राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। और पेपर में अगर आप इससे इसका रीजन पूछेगा तो आप बोलेंगे ड्यू टू लूब ऑफ लिवर, क्योंकि वहां पे लिवर का एक बड़ा हिस्सा आया हुआ होता है, इस वजह से
ये जो किडनी होती है हल्का सा नीचे ढलक जाती है। चलें, अच्छा अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इसकी लोकेशन की बात, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होती है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी के अंदर। कुछ बुक्स में पेरिटोनियल कैविटी है, कुछ में रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी है, कंप्लीट नाम रेट्रोपेरिटोनियल है। अब रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या है, देखें, पेरिटोनियल का तो मतलब ये होता है कि वो एब्डोमेन है, पेट की बात हो रही है ना, और रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड। इसका मतलब आपके पेट का जो सामने वाला हिस्सा है वो तो पेरिटोनियल हो गया, और उस पेरिटोनियल के पीछे जो कुछ होगा तो उसे हम कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियल। तो किडनीज जो है वो बिल्कुल फ्रंट पे थोड़ी है, किडनीज तो पीछे की तरफ है, तो इसलिए ये रेट्रोपेरिटोनियल है, यानी बिहाइंड द एब्डोमेन। अच्छा, एक बात ये हो गई। इसके साथ साथ अगर हम इसकी लोकेशन एनाटॉमिकल पोजीशन से लगाएं, तो ये बॉडी में लेटरल साइड्स पे होती है। कहाँ होती है? लेटरल साइड्स पे। लेटरल साइड्स का मतलब होता है बॉडी के कॉर्नर्स। तो एक बॉडी के राइट कॉर्नर पर है और एक बॉडी के लेफ्ट कॉर्नर पर है। अच्छा, अब अगर हम इसकी लोकेशन वर्टिब्री के अकॉर्डिंग देखना चाहें, तो आपने वर्टिबल कॉलम पढ़ा होगा बेटा। वर्टिबल कॉलम का जो स्टार्ट होता है, शायद आपको पता हो, वर्टिबल कॉलम का जो स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल। और सर्वाइकल की कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, ये बात जो है हम सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं वो 7 होती हैं, C1, C2, C3, C4 और C7। और इसके बाद आ जाता है थोरेसिक वर्टिब्रीज, जो कि टोटल 12 होती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रीज कितनी होती हैं? टोटल 12 होती हैं। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं? T1 से, और कहाँ एंड हो रही होती हैं? T12 तक। और इसके बाद एक और सेगमेंट आ जाता है, और उस सेगमेंट को हम कहते हैं लंबर। क्या कहते हैं हम उसे? लंबर। और लंबर की कितनी होती है भाई? लंबर की होती है 5, यानी L1 से लेके L5 तक। अब बात यह है कि किडनी की अगर लोकेशन वर्टिबल कॉलम से देखी जाए, तो किडनी स्टार्ट होती है फ्रॉम 12th थोरेसिक वर्टिब्री। कहाँ से? 12th थोरेसिक वर्टिब्री से, और ये जारी होती है थर्ड लंबर तक। कहाँ तक जारी होती है ये थर्ड लंबर तक जारी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको बखूबी पता होने चाहिए। अच्छा, अब किडनी का जो इम्पोर्टेंट काम है, किडनी का इम्पोर्टेंट काम क्या है? किडनी का इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे अहम काम है किडनी का, वो ये है खून को साफ करना। क्योंकि 20% ब्लड हर एक बीट में आ रहा है, किस लिए आ रहा है? ताकि ब्लड साफ हो सके। तो किडनीज आर कॉल्ड ब्लड प्यूरिफायर्स। ये क्या है? ब्लड प्यूरिफायर्स है। अच्छा, अगर एक एमसीक्यूज आपसे वो पेपर में पूछे, ठीक है, सपोज वो आपसे कहता है, सपोज वो आपसे कहता है कि अ, वो आपसे कहता है द अपर पार्ट ऑफ किडनीज आर पार्शली प्रोटेक्टेड, आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय विच रिब्स, बाय विच रिब्स, बाय विच रिब्स। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। हमने जो बात करी ना यहाँ पर, ये जो हमने बात करी, ये तो वर्टिब्रीज की बात है। किसकी बात है? वर्टिब्रीज की। हमने रिब्स की बात नहीं की। तो आप एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वो आपसे रिब्स कह रहा है या वर्टिब्री कह रहा है। अगर वर्टिब्री कहता है, तब तो आपका आंसर क्या होगा? तब तो आपका आंसर T12 टू L3 होगा, यानी 12th नंबर से लेके थर्ड, 12th थोरेसिक से लेके थर्ड नंबर तक। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे रिब्स पूछता है, तो बेटा कौन से रिब्स पे टिक करोगे? आप करोगे 11th एंड 12th रिब। यानी हमारी बॉडी की 11वीं और 12वीं जो पसली है, वो क्या करती है? वो किडनीज को प्रोटेक्ट करती है। किडनीज की किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? अपर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। किडनीज की किस चीज को प्रोटेक्ट करती है? अपर पार्ट ऑफ किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलें, अगर हम ये देखें कि किडनी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, तो बेटा उसका नाम है रेट्रोपेरिटोनियल, रीनल रेट्रोपेरिटोनियम। यानी ये हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं कि किडनीज आर कवर्ड बाय
तो किडनी किससे कवर्ड हुई भी होती है? तो किडनी कवर हुई हुई होती है रिनल पेरिटोनियम से। किससे? रिनल पेरिटोनियम से। अच्छा, अब अगर हम मजीद पॉइंट्स इसके डिस्कस करना चाहें तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि किडनीज की जो आर्टरी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बेटा किडनी की जो आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं रेनल आर्टरी। क्या होती है? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी क्या होती है? रेनल आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल होती है। रेनल आर्टरी का मतलब क्या होता है भाई? रेनल आर्टरी का मतलब होता है एक ऐसी ब्लड वेसल। क्या मतलब होते हैं इसके? एक ऐसी ब्लड वेसल जो कि ब्लड को जो कि ब्लड को किडनीज तक लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? किडनीज तक लेके जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रॉपरली लिखें लिखें तो ये ऐसे हो गया कि रिनल आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनीज। ठीक है, चलें। अब इन्हीं किडनीज के पास वेन्स भी होती हैं। तो किडनी के पास जो वेन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेनल वेन। क्या बोलते हैं? रेनल वेन। अब रेनल वेन क्या है? रेनल वेन एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि ब्लड को किडनी से दूर लेके जाती है। जो कि ब्लड को किडनी से दूर लेके जाती है। आर्टरीज जो है वो पास लेके जाती हैं किडनी के, और वेन्स जो है वो ब्लड को दूर लेके जाती हैं। अब इनका क्या काम है? इनका काम ये होता है कि ये रिमूव करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मैं ऑक्सीजन लिख के काट रहा हूँ, यानी डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनीज। तो किडनी में साफ खून आता है किसके जरिए? किडनी में साफ खून आता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है रेनल आर्टरी के जरिए, और जो किडनी का गंदा खून होता है वो निकल जाता है रेनल वेन के थ्रू। ठीक है, चले। यहां तक तो हमने बात कर ली किडनी के एक जर्नल इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम अपना अगला ऑर्गन स्टार्ट करें, डेट इज यूरेटर। अगला ऑर्गन कौन सा है? यूरेटर। यूरेटर के बारे में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहली बात, यूरेटर जो है वो 2 इन नंबर है, तो यानी कि पेयर इन नंबर। एक बात, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो डेट इज 28 सेंटीमीटर। ऑन एन एवरेज कितनी है? 28 सेंटीमीटर। अच्छा, किडनीज का तो काम था कि ब्लड को फिल्टर करना। किडनीज का क्या काम था? ब्लड को फिल्टर करना। बट यूरेटर का क्या काम है भाई? यूरेटर का क्या काम है? यूरेटर का काम है उस उस फिल्ट्रेट को। अच्छा, किडनी जब चीजों को फिल्टर करती है ना बेटा, किडनी जब चीजों को फिल्टर करती है तो आफ्टर फिल्ट्रेशन जो चीज हमें हासिल होती है हम उसे कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। तो किडनी से जब चीज फिल्टर हो जाती है तो जो चीज बचती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरिन। तो ये क्या करता है? ये यूरिन को ड्रेन करता है। आ, इसको ऐसे लिख देते हैं, ड्रेन्स यूरिन इनटू द यूनरी ब्लैडर। ये यूनरी ब्लैडर में क्या करता है? यूरिन को ड्रेन कर देता है। ठीक है, अच्छा। अब एक बात और पूछी जा सकती है कि जो यूरेटर होता है वो यूनरी ब्लैडर में जो यूरिन को ड्रेन करता है तो किसके जरिए करता है? यानी देखें, ये यूरेटर है। यूरेटर का एक हिस्सा लगा हुआ है किडनी के साथ। एक हिस्सा किससे कनेक्ट है? किडनी से, ताकि ये यूरिन को रिसीव कर सके। ऐसा ही है। और दूसरा हिस्सा लगा हुआ है यूनरी ब्लैडर के साथ। किसके साथ लगा हुआ है? यूनरी ब्लैडर के साथ लगा हुआ है। तो यूरेटर का वो पाइप का हिस्सा जिसके जरिए यूरिन जो है वो यूनरी ब्लैडर में गिरेगा, यूनरी ब्लैडर में गिरेगा, उस हिस्से को आप क्या बोलोगे? उस हिस्से को आप बोलते हैं यूरेट्रल ऑरिफेस। क्या बोलते हैं? यूरेट्रल ऑरिफेस। यूरेटर और ऑरिफिस का मतलब आपको समझ आया? देखें, यूरेटर एक पाइप है। उस पाइप में वो हिस्सा जो यूनरी ब्लैडर में जा रहा है, ठीक है, उस
उस हिस्से की ओपनिंग को क्या कहते हैं? उस हिस्से की ओपनिंग को कहते हैं यूरेट्रल ऑरिफेस। इस यूरेट्रल ऑरिफेस से ही तो यूरिन निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि अब ये ब्लड कहाँ आ गया, ये यूरिन कहाँ आ गया, यूरेटर में आ गया। अब हमें क्या, यूरेटर से कहाँ आ गया, यूनरी ब्लैडर में आ गया। अब हमें अगला क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, यूनरी ब्लैडर। चलिए, अब यूनरी ब्लैडर क्या है? यूनरी ब्लैडर में सबसे अहम बात, अब ये पेयर में नहीं होता। बॉडी में यूनरी ब्लैडर तो क्या होता है, एक ही होता है। तो मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, सिंगल इन नंबर, वरना अभी आपने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं वो तो डबल थे। तो सिंगल इन नंबर। दूसरी बात, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन का मतलब समझते हैं, मसल से बना है और बहुत मजबूत है। इसको मस्कुलर क्यों बनाया है हमने इतना, ताकि ये यूरिन को होल्ड कर सके। तो यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, और यूरिन स्टोर होने की वजह से हम इसे कहते हैं यूरिन रिजर्वायर। जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन रिजर्वायर। तो जो चीज जिसको स्टोर करती है उसको हम रिजर्वायर का नाम देते हैं। और क्योंकि यूरिन को स्टोर करता है इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, यूरिन रिजर्वायर। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें कि ये कितना यूरिन अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो ये 500 ml है। 500 ml इज हाफ लीटर। 500 ml कितना होता है, हाफ लीटर। अच्छा, आपके एक बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि ये 500 ml से 1000 ml स्टोर करता है, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो आपने खुद भी नोट करा होगा कि यार तकरीबन हम आधा लीटर से ज्यादा कभी यूरिन करते हैं क्या? नॉर्मली हम आधा लीटर ही यूरिन करते हैं, ऐसा ही है। तो ये टेम्पररी स्टोर करता है, और उसके बाद ये जो है फिर एक लिमिट तक स्टोर कर पाता है। उसके बाद ये अपने अंदर से जो है ज़ाहिर है उस चीज को निकाल देता है। चलें, अच्छा, अब यूनरी ब्लैडर के बाद जो चीज आती है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में आपने क्या याद रखना है, यूरेथ्रा भी वन इन नंबर है। यूरेथ्रा भी वन इन नंबर। वन इन नंबर का मतलब सिंगल इन नंबर, एक बात। दूसरी बात आपने याद रखनी है, मेल यूरेथ्रा इज ग्रेटर देन फीमेल यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा है वो फीमेल यूरेथ्रा से बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर हम इनके साइजेस की बात करें तो मेल यूरेथ्रा है 20 सेंटीमीटर लंबा, जबकि फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो भाई बहुत बड़ा है यूरेथ्रा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है यूरेथ्रा मेल का। क्यों है, क्योंकि उसने यूरिन भी लेके जाना है और स्पर्म भी लेके जाने हैं, जबकि फीमेल यूरेथ्रा ने सिर्फ यूरिन लेके जाना है। मेल यूरेथ्रा का काम यूरिन को लेके जाना भी है और स्पर्म्स को लेके जाना भी है। तो मेल यूरेथ्रा का जो साइज है वो बड़ा होता है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है, उसने सिर्फ यूरिन को कंडक्ट करना होता है। ठीक है, उसने जो है वो क्या कहते हैं, एग्स को कंडक्ट नहीं करना होता। अच्छा, अब एक बात आपने और याद रखनी है कि यूनरी ब्लैडर से जब यूरिन निकल जाता है, यूनरी ब्लैडर से जब यूरिन निकल जाता है, यानी एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर, इसका मतलब एक ऐसा अमल जिसके जरिए ब्लैडर के जरिए यूरिन निकल जाए। ठीक है, यानी अब ब्लैडर से यूरिन निकल चुका है, यूरेथ्रा में पहुंच गया है, ताकि यूरेथ्रा से बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। क्या कहते हैं मुन्ने, मिक्चुरेशन। ब्लैडर का खाली हो जाना, जब आप ज़ाहिर यूरिन करेंगे, सुसु करेंगे, तो ब्लैडर तो खाली हो जाएगा। तो ब्लैडर का खाली होना क्या कहलाएगा, मिक्चुरेशन। ब्लैडर के खाली होने को हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब यूनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के साथ कुछ रिंग्स होती हैं। ठीक है, यूनरी ब्लैडर प्लस यूरेथ्रा, यानी यूनरी ब्लैडर के लास्ट में और यूरेथ्रा के शुरू में, यूनरी ब्लैडर के लास्ट में और यूरेथ्रा के स्टार्ट में कुछ रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं बेटा, दो रिंग्स होती हैं। दो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इन रिंग्स का काम होता है यूरिन को कंट्रोल करना। यूरिन को क्या करना, कंट्रोल करना। वरना तो तुम चलते फिरते सुसु कर दोगे। क्या कर दोगे, चलते फिरते सुसु कर दोगे। हाँ, तो अभी जो रिंग्स होती है ना, इन रिंग्स को प्यार से कहते हैं स्फिंक्टर्स। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स। इन स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है,
इस स्फिंक्टर्स का काम होता है यूरिन को कंट्रोल करना। अब ये स्फिंक्टर्स मैंने आपको बताया दो तरह की होती हैं, यानी दो रिंग्स होती हैं। एक का नाम होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। अच्छा, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो स्फिंक्टर होता है ना बेटा, ये जो स्फिंक्टर होता है ये होता है कहाँ पर, यूरेथ्रा में। जैसे कि आपका सिन बोर्ड ये कहता है कि यूरेथ्रा के अंदर स्फिंक्टर होता है, जबकि केबीके ये कहता है कि ब्लैडर के अंदर स्फिंक्टर होता है। तो खैर, मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि यूरिनरी ब्लैडर के लास्ट में और यूरेथ्रा के स्टार्ट में ये मौजूद होते हैं। एक का नाम है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अच्छा, अब आपको पता होगा कि यूरिन हमारा दो तरह से कंट्रोल होता है। एक खुद ब खुद एक खुद ब खुद भी कंट्रोल होता है ना, वरना तो रात को सोते हुए आप करते थे। तो एक तो खुद ब खुद भी कंट्रोल होता है। तो जो काम खुद ब खुद कंट्रोल होता है उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री, यानी एक हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल है। ठीक है। और एक यूरिन वो है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। कभी कभी आपको यूरिन आता है लेकिन आप रोक लेते हैं उसको, आधे घंटे बाद करते हैं, 1 घंटे बाद करते हैं, क्योंकि आप रास्ते में होते हैं तो रास्ते में थोड़ी कर देंगे। तो यानी एक यूरिन वो है जो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक। और एक वो है जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो चीज खुद ब खुद होती है उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। और जो चीज हम खुद करते हैं मैनुअल, ये कहलाता है वॉलेंट्री। यानी हम अपनी मर्जी से जो काम करते हैं वो कहलाता है वॉलेंट्री, और जो खुद ब खुद होता है उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक। तो जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हैं ये ब्रेन से कंट्रोल होते हैं डायरेक्ट, और ये इनवॉलेंट्री यूरिन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ये कब होता है? जब आप सो रहे हो, ठीक है, ये आप आराम कर रहे हो, और जब आप खुद से ये काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। तो वॉलेंट्री कंट्रोल किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल स्फिंक्टर की वजह से होता है। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा यूनरी सिस्टम ऑफ मैन कंप्लीट हो गया है, बट किडनी कंप्लीट नहीं हुई। किडनी तो बस समझें आप, मैं और अब किडनी ही किडनी है। आप, मैं और अब किडनी ही किडनी है। ठीक है। अगर हम डायग्राम से यूनरी सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास राइट किडनी है, जो कि देखिए स्लाइटली लोअर है, और इसके ओपोजिट ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है, जो कि स्लाइटली राइट से अबव है। देन फिर हमारे पास ये यूरेटर है, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर, और ये यूरेटर आगे जाके कनेक्ट हो रहे होंगे किससे? यूनरी ब्लैडर से। और लास्ट में ये हमारे पास है यूरेथ्रा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ हमारे पास जो लाइंस हैं, एक आपको ब्लू से नजर आ रही है और एक आपको रेड से नजर आ रही है। तो अब ये जो रेड वाली लाइन है आपके पास, ये शो करती है ऐसी ब्लड वेसल को जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। ठीक है। आप याद रखिएगा कि रेड से जब भी हम ब्लड वेसल को शो करते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड वाली ब्लड वेसल को शो करते हैं, और ब्लू से हम उस ब्लड वेसल को शो करते हैं जो कि डी ऑक्सीजनेटेड होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो किडनीज के बिल्कुल बराबर से ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, ये हमारे पर रेनल आर्टरी या रेनल वेन्स नहीं, यानी ये हमारे पर रेनल आर्टरी या रेनल वेन्स नहीं है। ठीक है। हमारे पर रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स कौन है? हमारे पर रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स ये हैं। ये जो छोटी सी ब्लड वेसल किडनी के अंदर एंटर हो रही है रेड कलर की, इसे आप बोलेंगे रेनल आर्टरी। इसे आप क्या कहेंगे? रेनल आर्टरी। और ये छोटी सी ब्लड वेसल जो कि किडनी के अंदर एंटर हो रही है ब्लू कलर की, आप इसे बोलेंगे रेनल वेन। अच्छा, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं ये कौन है?
तो ये जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें 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 अगर ये ब्लू कलर की है तो आप इसे कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा। और ये जो रेड कलर की एक बड़ी सी वेन आपको नजर आर्टरी आपको नजर आ रही है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है एब्डोमिनल एओर्टा। अब अगर मैं आपको कंप्लीट सर्किट समझाने की कोशिश करूं, मान लें एक रेनल आर्टरी है, ठीक है। ये रेनल आर्टरी एक तरफ से तो किडनी के अंदर है, एक तरफ से तो ये किडनी के अंदर है, बट दूसरी तरफ से ये कहाँ है? दूसरी तरफ से ये कनेक्ट हो रही है एब्डोमिनल एओर्टा के अंदर। कहां से? एब्डोमिनल एओर्टा। अब एब्डोमिनल एओर्टा किससे कनेक्ट है? सिस्टमिक एओर्टा से। किससे कनेक्ट है? सिस्टमिक एओर्टा से। और सिस्टमिक एओर्टा किससे कनेक्टेड है? सिस्टमिक एओर्टा कनेक्टेड होता है राइट वेंट्रिकल से। आपको पता होगा हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, तो उसमें से जो थर्ड चैम्बर है, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड चैम्बर, उस थर्ड चैम्बर से सिस्टमिक एओर्टा निकलता है। सिस्टमिक एओर्टा से मजीद बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें से एक एब्डोमिनल एओर्टा है जो कि पेट की तरफ जाती है। और एब्डोमिनल एओर्टा से भी कई सारी आर्टरीज निकलती हैं, उनमें से एक आर्टरी रिनल आर्टरी है जो कि ब्लड लेके जाएगी कहां तक? किडनी तक। तो इसका काम ये है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी सिस्टमिक एओर्टा में। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा से रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से एट द एंड वो कहां चली जाएगी? किडनीज में चली जाएगी। ये तो हो गया एक सर्किट जो ऑक्सीजनेटेड सर्किट है। बट जब ये ब्लड यूज हो जाएगा, जब ये ब्लड यूज हो जाएगा, कैसे यूज होगा? यहाँ पर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होगा। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हम फूड को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब भी फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, यानी ये जो ऑक्सीजन आप लेके जा रहे हैं ये यूज होगा, तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है। इस एनर्जी को हम यूज करते हैं। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हार्मफुल है, ऐसे हमें रिमूव भी तो करना है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के आने की वजह से जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से निकालना है। तो सिनेरियो क्या है? अब किडनी से एक ब्लड वेसल जाएगी, जिस ब्लड वेसल का नाम होगा रेनल वेन। अच्छा, अब रिनल वेन आगे जाके कनेक्ट होती है इंफीरियर वेना कैवा से। किससे? इंफीरियर वेना कैवा से। और इंफीरियर वेना कैवा आगे जाके कनेक्ट होता है राइट एट्रियम में। अब ये इंफीरियर वेना कैवा जाके कनेक्ट हो जाती है कहां पे? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम क्या है? फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना कुछ चीजें भी बता देता हूँ। वैसे तो आप ये चैप्टर, ये चीजें जो हैं वो सर्कुलेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर 4 नाम याद कर लें। एक है सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा का क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू बॉडी। ठीक है, ये सिस्टमिक एओर्टा का काम है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरीज कह लें या पल्मोनरी एओर्टा कह लें, वैसे आर्टरीज होती हैं। इनका काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना। कहां पर? लंग्स के पास। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि जो गंदा खून है ये साफ खून में तब्दील हो जाए। तीसरी चीज, वेना कैवा। तो बेटा वेना कैवा का काम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना दिल तक। ठीक है, इसके बाद पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना
दिल तक। यहां तक बात हो गई। तो वेना केवा का काम हो गया गंदा खून दिल में लेके आना। वेना केवा का पर्पस क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में लेके आना। अच्छा। अच्छा, इनमें एक और बात याद रख लें आप, सिस्टमिक एओर्टा कहाँ से निकलता है? सिस्टमिक एओर्टा निकलता है राइट वेंट्रिकल से। मैं शॉर्ट में लिख दूं, राइट वेंट्रिकल से निकलता है। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हैं। वेना केवा कहाँ पर आता है? वेना केवा आता है राइट एट्रिया के अंदर। पल्मोनरी वेन्स कहाँ आती हैं? पल्मोनरी वेन्स आती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यानी फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, सेकंड चैम्बर ऑफ हार्ट, थर्ड चैम्बर ऑफ हार्ट एंड लास्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। तो मैंने आपको चारों हार्ट के चैम्बर से निकलने वाली ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया। अच्छा खैर, अब आपने याद ये रखना है कि जो वेना कैवा होती है, उन्हें ये वेना कैवा दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, और एक को हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। इन दोनों का ही काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल तक लेके जाना। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही दिल तक लेके जाना। देखिए, उस बच्चे को तो ये चीजें समझ आ रही होंगी जिसकी बेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिसकी बेस स्ट्रांग नहीं है उसको ये चीजें शायद बहुत ज्यादा क्रैक कर रही होंगी। तो उस बच्चे को चाहिए कि इन लेक्चर्स को बार बार देखें, बार बार देखें, इन्हें मेमोराइज करें, ताकि उस बच्चे की भी बेस बहुत मजबूत हो जाए, बहुत मजबूत हो जाए। ठीक है। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट में फ्रॉम अबव पार्ट्स, जैसे कि जैसे कि हेड, फेस, आईज, नोज, एयर, नेक, शोल्डर्स। यानी दिल के ऊपर वाली जगहों से जो गंदा खून लेके आता है वो लेके आता है सुपीरियर वेना केवा। जबकि इंफीरियर वेना केवा भी गंदा खून ही लेके आता है, और कहाँ? दिल में लेके आता है, बट कहाँ से? दिल के नीचे वाले हिस्से से, जैसे कि किडनीज, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टीन, स्टमक, लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब चीजें दिल के नीचे हैं। तो अब ये जो किडनी में रिनल वेन है, ये रिनल किडनीज क्या करती हैं, मैं जरा इसको पाथवे समझे। किडनीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिनल वेन्स में डालती हैं। क्योंकि किडनीज ऊपर हैं दिल से? नहीं भाई, किडनीज दिल से नीचे हैं। इसलिए इंफीरियर वेना केवा के जरिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम तक। अगर किडनीज हमारे दिल से ऊपर होती तो रिनल वेन जाके कनेक्ट होती सुपीरियर वेना केवा के अंदर, इंफीरियर वेना केवा में नहीं कनेक्ट होती, बल्कि कहाँ कनेक्ट होती? सुपीरियर वेना केवा में। और फिर सुपीरियर वेना केवा के जरिए वो राइट एट्रियम में आती। बट क्योंकि किडनीज हमारे दिल से नीचे हैं, इसलिए वो रिनल वेन्स कहाँ कनेक्ट होंगी? इंफीरियर वेना केवा में। फिर वो राइट एट्रियम में आएंगी, और फिर वो जो है वो साफ होने जाएगा खून। खैर, यहां तक तो हमने यूनरी सिस्टम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। वो हार्ट मैंने इतनी दफा बोला कि वो मेरे वो ही निकल रहा है मुंह से। खैर, अच्छा देखें, किडनी का जो स्ट्रक्चर है मुन्ने, ये दो तरह का है। एक किडनी के ऊपर का स्ट्रक्चर और एक किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर। तो यानी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चलिए, अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आपसे डिस्कस करूं तो मुझे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है वो है लेयर्स। वो क्या है? वो लेयर्स हैं। तो अगर हम लेयर्स की बात करते हैं तो बेटा किडनी के ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। अब इन लेयर्स का नाम क्या है? इन लेयर्स का क्या नाम है भाई? इन इन लेयर्स का नाम है, इनमें से जो सबसे पहली वाली लेयर है उसका नाम है रिनल फैसिया। क्या नाम है? रिनल फैसिया। दूसरी कहलाती है फैटी लेयर, और इस फैटी लेयर को प्यार से कहते हैं प्री रिनल प्री रिनल फैट। क्या कहते हैं? प्री रिनल फैट। चलें, और थर्ड नंबर पर जो आता है प्री रिनल फैट कैप्सूल, और थर्ड नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। अब
किडनी से वो लेयर जो डायरेक्टली टच में होती है, क्या किडनी से वो लेयर जो कि डायरेक्टली टच में होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जो डायरेक्टली टच में होती है उसे हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। यानी रेनल कैप्सूल सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। ये कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर है। और रेनल फैसिया कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है। तो अगर वो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भाई द मिडिल लेयर इज कॉल्ड, तो आप बोलेंगे फैटी लेयर या फिर प्री रेनल फैट कैप्सूल। अगर वो आपसे कहता है कि इनर मोस्ट लेयर, तो आप कहेंगे रेनल कैप्सूल। इसी तरह से आउटर मोस्ट तो रेनल फैसिया। वो कौन सी लेयर है जो कि किडनी से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है? तो किडनी से एक ही लेयर कनेक्टेड है, रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल किससे कनेक्टेड है? फैटी लेयर से। फैटी लेयर किससे कनेक्टेड है? रेनल फैसिया से। अब ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लेयर्स हैं ये किससे मिलके बनी है। तो रेनल फैसिया टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। जबकि फैटी लेयर तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि फैट से मिलकर बनेगी। तो फैटी टिश्यूज को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये एडिपोज टिश्यूज से मिलकर बनती है। और सिमिलरली जो रेनल कैप्सूल है, रेनल कैप्सूल किससे मिलकर बनती है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अच्छा, देन इन लेयर्स के बाद, इन लेयर्स के बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं रेनल हिलम। अब रेनल हिलम क्या होता है भाई? रेनल हिलम एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अब ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ होता है? इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूं अभी डायग्राम के अंदर, आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं रेनल हिलम। क्या कहते हैं? रेनल हिलम। अच्छा, तो ये रेनल हिलम क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। क्या है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट। इसके बारे में हमें सबसे पहली बात याद रखनी है, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये पोर्शन होता कैसा है। जरा इस पोर्शन की तरफ वापस जाएं। अगर आप इस पोर्शन को देखें तो इस पोर्शन में अंदर से गड्ढा है। क्या है? अंदर से गड्ढा है, यानी सेंटर कम है, सेंटर कम है। अगर आप इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, ये देख रहे हैं? ये अंदर से पिचका हुआ है, बीच से, सॉरी बीच से पिचका हुआ है, अंदर घुसा हुआ है। ये कैसे घुसा हुआ है? अंदर घुसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंटर जो है वो कम हो रहा है। हालांकि ये ऐसा भी हो सकता था, ये अंदर जाने के बजाय और उठ जाता। बट अभी तो ये देखे ना, अभी मैंने उठा दिया इसको, यानी सेंटर बढ़ जाता। बट अभी तो सेंटर क्या हुआ हुआ है? कम हुआ हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर सेंटर नैरो है, क्या है? सेंटर नैरो है। तो जब भी किसी भी चीज का सेंटर नैरो होता है तो मुन्ने हम उसे कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? कॉनकेव है, कॉनकेव है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस रेनल हिलम से कौन कौन सी चीजें एंटर हो रही हैं। क्या? कौन कौन सी चीजें एंट्री ले रही हैं? तो नंबर वन, एक तो रेनल आर्टरी, जो भी आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। एक तो रेनल आर्टरी है। दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? ऐसी वेसल्स जिनके जरिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं बहुत आसान करके। और नंबर थ्री, नर्व्स, जिनके जरिए ब्रेन मैसेजेस सप्लाई करता है। अच्छा, एग्जिट क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो रेनल वेन, रेनल वेन। दूसरी चीज यूरेटर, ठीक है, यूरेटर्स। तो रेनल आर्टरी, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये किडनी के अंदर जा रही है, और रेनल वेन और यूरेटर किडनी से बाहर आ रही है। तो कोई भी चीज अगर किडनी के अंदर या किडनी के बाहर जाएगी तो वो रेनल हिलम के जरिए जाएगी। किसके जरिए जाएगी? रेनल हिलम के जरिए जाएगी।
अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है रिनल साइनस। देखिए रिनल साइनस वो एरिया होता है जहां पर ब्लड वेसल्स और यूरेटर आके मिलते हैं। तो सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, एरिया वेयर renal artery, renal vein and ureter connects। ठीक है, जहां से वो एंटर होते हैं या लीव होते हैं वो तो रेनल हिलम है, बट जहां जाके वो कनेक्ट होते हैं उसे हम रेनल साइनस कहते हैं। ठीक है, अगर हम रेनल साइनस को देखें तो मुन्ने रेनल साइनस एक तरफ से आपको कॉन्वेक्स नजर आएगा और दूसरी तरफ से ये आपको कॉनकेव नजर आएगा। अच्छा, अगर आप रेनल साइनस को देखें साइड से, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना मुन्ने, इसे हम कहते हैं लेटरल। क्या? लेटरल, 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 लेटरल का मतलब होता है साइड्स। और ये अगर आप जगह देखें तो मुन्ने ये जगह ना उभरी उभरी होती है। कैसी होती है? उभरी उभरी। हाँ, तो एक तरफ से अगर आप देखें तो किडनी जो है वो अंदर गई हुई है, यानी इसका सेंटर अंदर चला गया। तो जब सेंटर अंदर चला जाएगा तो आप इसे कहेंगे कॉनकेव। क्या कहेंगे? कॉनकेव। और अगर आप इस किडनी को बीच से देखें तो ये उभरी उभरी है। कैसी है? उभरी उभरी। इस वजह से आप इसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। तो एक तरफ से सेंटर अंदर गया हुआ है और एक तरफ से ये उठी हुई है। तो जहां से ये अंदर गई हुई है वो पोर्शन कहलाएगा कॉनकेव, और जहां से ये उभरी हुई है, बाहर आई हुई है, उसे उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। तो रिनल साइनस में जो लेटरल साइड है तो वो कैसा है? कॉनकेव, यानी साइड से जो किडनी है वो अंदर गई हुई है, जबकि बीच से किडनी का अगर हम बीच देखें, ठीक है, यानी अगर मान लें ये किडनी है तो ये किडनी की साइड है, इसे हम बोलेंगे लैटरल। यहां से सेंटर अंदर गया हुआ है, यहां से सेंटर क्या हुआ है? अंदर गया हुआ है। इस वजह से आप इस प्लेस को बोलेंगे कॉनकेव। जबकि अगर हम ये बीच से देखें ना तो बीच से किडनी उठी हुई होती है। अभी आप मेरे सामने नहीं है वरना मैं दिखा देता आपको अपनी किडनी। तो ये बीच से उठी हुई होती है, यानी बीच से इसका सेंटर ज्यादा होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। अच्छा, उससे पहले कुछ चीजें आप और नोट कर लें कि ये जो रिनल कैप्सूल है, क्योंकि ये रिनल कैप्सूल फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, इस वजह से हम इसे फिब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। एक पॉइंट और हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर एक जर्नल स्ट्रक्चर में कि तकरीबन तकरीबन 20% ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में जब एक दफा दिल धड़कता है। तो ये जो 20% ब्लड है, ये होता कितना है? ये जो 20% ब्लड है ये होता कितना है? ये तकरीबन 1.2 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 1.2 लीटर के बराबर, जिसे हम एक आसान भाषा में लगभग 5 कप कहते हैं। 5 कप। तो जब एक दफा दिल धड़कता है तो 20% ब्लड जो है वो किडनी में आता है। जब एक दफा दिल धड़कता है तो 1.2 लीटर ब्लड किडनी में, जब एक दफा दिल धड़कता है तो 5 कप ब्लड किडनी में आता है। अब आप इन्हें तीनों तरह से याद रखें, किसी भी तरह वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। चलें, अब हम अपना स्टार्ट करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम किडनी को इंटरनली देखें तो किडनी दो पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है। अच्छा, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, अगर हम अपने सिन बोर्ड की बात करें तो हमारे सिन बोर्ड में 2 पार्ट्स मेंशन है, बट अगर हम फेडरल बोर्ड की बात करते हैं तो फेडरल बोर्ड में क्लियरली मेंशन है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले रेनल कॉर्टेक्स, देन रेनल मेड्यूला, और फिर रेनल पेल्विस। ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स क्या है? रेनल कॉर्टेक्स एक आउटर पार्ट है जो कि कैप्सूल से टच में होता है, रेनल कैप्सूल से टच में होता है।
फिर रिनल मेडुला एक इनर पार्ट है, और लास्ट में रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस एक कर्व पार्ट है, ये जिसे हम स्टार्ट ऑफ यूरेटर या ज्वाइनिंग ऑफ यूरेटर भी कह सकते हैं। चलें, अगर मैं रिनल कॉर्टेक्स को एक्सप्लेन करूं, तो रिनल कॉर्टेक्स एक आउटर पोर्शन है जो कि तीन चीजों पर कंसिस्ट करता है। नंबर वन, आर्ट्रियोल्स। नंबर टू, वेन्यूल्स। और नंबर थ्री, नेफ्रॉन्स। आर्ट्रियोल्स क्या है? जब रिनल आर्टरी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जब रिनल आर्टरी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। सिमिलरली, जब रिनल वेन जब रिनल वेन छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इन छोटी छोटी ब्रांचेस को जो कि रिनल वेन से आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं वेन्यूल्स, और ज्यादा प्रोमिनेंटली आप इन्हें रिनल आर्ट्रियोल्स या फिर रिनल वेन्यूल्स कहते हैं। नेफ्रॉन को अगर मैं आपके लिए डिफाइन करूं, तो नेफ्रॉन सिंपली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जिसका मतलब किडनी जो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, वो किन सेल्स की वजह से करती है? वो नेफ्रॉन्स की वजह से करती है। दूसरी बात, अगर हम नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें हर एक किडनी में, तो हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, यानी हर एक किडनी के अंदर 10 लाख न्यूरॉन्स हैं। और अगर हम इसे कलेक्टिवली बोलें कि दोनों किडनीज में कितने होंगे, तो जाहिर है 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख। अच्छा, अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं मुन्ने, इसकी दो टाइप्स होती हैं। इन नेफ्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरे को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और सेकंड इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनमें कुछ चीजों का डिफरेंस है, वो एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इन दोनों नेफ्रॉन्स को हम डिफरेंस वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इस वजह से कहते हैं कि ये पार्ट तो कॉर्टेक्स का है, बड़ी इतना लॉन्ग होता है, इतना लॉन्ग होता है कि ये मेडुला के भी अंदर चला जाता है। इस वजह से हम इसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी पेनिट्रेट्स डीप इनटू मेडुला। ये पार्ट तो कॉर्टेक्स का है, बट ये मेडुला के भी अंदर चला जाता है। लेकिन यहां देखें, इसका नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये बात शो कर रहा है कि ये सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही रहता है, ये सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही रहता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड इन कॉर्टेक्स बस। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो इलोंगेटेड होंगे, काफी इलोंगेटेड होंगे। अच्छा, अब हमारे पास यू शेप्ड नेफ्रॉन्स होते हैं, और उन यू शेप्ड नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यू शेप्ड नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। तो इसमें जक्स्टा मेडुलरी में क्या है कि नेफ्रॉन स्टार्ट हुए कॉर्टेक्स से, बट वो मेडुला में भी चले गए, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले मौजूद होता है। जबकि ये सिर्फ कॉर्टेक्स तक ही है, ये मेडुला में नहीं गए। इसका मतलब इनका जो लूप ऑफ हेनले होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। जाहिर है, अगर एक का साइज बड़ा है और दूसरे का साइज छोटा है, तो दोनों के काम में भी फर्क होगा। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या करते हैं?
जो यूरिन बन चुका होता है सिर्फ उस यूरिन की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करते हैं, जबकि फिल्टर करना किसका काम है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। तो इसका तो काम फिल्टर करना है, इसका फंक्शन है फिल्टर करना, जबकि इसका काम फिल्टर करना नहीं है, बल्कि इसका काम है कि जो यूरिन फिल्टर हो गया है उसे मजीद थिक करना, उसे मजीद कंसंट्रेट करना। क्या बनाना? उसे कंसंट्रेट करना। इसका काम है कंसंट्रेशन कंट्रोल, कंसंट्रेशन कंट्रोल। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन ने यूरिन को बनाना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ने वेस्ट को फिल्टर करना है। तो हमारी बॉडी में अल्टीमेटली कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन नंबर्स में ज्यादा होने चाहिए, और हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हमारी बॉडी में 80% होते हैं। यानी अगर आप 100 नेफ्रॉन्स की बात करो तो उन 100 नेफ्रॉन्स में से 80 नेफ्रॉन्स आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन मिलेंगे, जबकि सिर्फ 20% नेफ्रॉन्स आपको जक्स्टा मेडलरी मिलेंगे, क्योंकि जक्स्टा मेडलरी का काम ही सिर्फ बने हुए यूरिन को मजीद थिक करना है। दैट्स इट, बस। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स की प्रोडक्शन कम है। यहां तक हमने अपना रेनल कॉर्टेक्स को कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं रेनल मेडुला की तरफ। प्यारे बच्चों, रेनल मेडुला के 4 कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए नंबर 1 पे। नंबर 1 इज रेनल पैरामिड्स, रेनल पैरामिड्स। नंबर 2 रेनल कॉलम्स, ठीक है। नंबर 3 लूप ऑफ हेनले, एंड द लास्ट इज एंड द लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। चलें, रेनल पैरामिड्स के बारे में आपने क्या याद रखना है? रेनल पैरामिड्स पहली बात कोन शेप्ड होती हैं। होती कितनी है? होती कितनी है? रेनल पैरामिड्स कोन शेप्ड होती हैं, होती कितनी है? 7 से लेके 18 एक किडनी के अंदर, इन ईच किडनी। खास बात, अगर आप रेनल रेनल पायरामिड प्लस रेनल कॉर्टेक्स इन दोनों को मिला दें तो पता है इसे प्यार से क्या कहते हैं? इसे प्यार से कहते हैं रेनल लूप। यानी रेनल लूप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेनल पैरामिड प्लस रेनल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब रेनल पैरामिड का जो शेप है वो बिल्कुल कोन जैसा है, यानी एक फनल जैसा। इस वजह से हम इसे रेनल फनल या फिर यूरिन फनल भी कहते हैं। यानी बेसिकली ये यूरिन को छानने का काम कर रही है, और इसकी जो टिप होती है, अभी मैं आपको डायग्राम से इसकी टिप दिखा दूंगा। इसकी टिप को हम कहते हैं, हर एक कोन की जो टिप होती है ना, कोन का शेप कुछ ऐसा होता है, तो ये इसकी टिप कहलाती है, और ये इसकी बेस कहलाती है। तो रेनल पैरामिड्स की जो टिप होती है हम उसे कहते हैं रेनल पेपिलाए। क्या? रेनल पेपिलाए। और रेनल पेपिलाए में ही कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ताकि जैसे ही यूरिन छन जाए ये यूरिन को कलेक्ट कर ले। तो कलेक्टिंग डक्ट्स आर यूरिन कलेक्टर। ये क्या है? इसे हम प्यार से कहते हैं यूरिन कलेक्टर। अब जब आप डायग्राम देखेंगे किडनी की, तो आप देखेंगे कि एक पिरामिड है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर दूसरा पिरामिड है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर तीसरा, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर चौथा पिरामिड है। तो ये जो गैप्स हैं बिटवीन द पिरामिड्स, गैप्स बिटवीन द पिरामिड्स आर कॉल्ड रेनल कॉलम्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? रेनल कॉलम्स। खैर, अब आप इन्हें गैप्स कह दें या इन्हें स्पेसेस कह दें। लूप ऑफ हेनले क्या है? लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड नेफ्रॉन है, और लूप ऑफ हेनले को हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर मजीद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना याद होना चाहिए, इट्स यू शेप्ड नेफ्रॉन। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है दैट इज रेनल पेल्विस।
मुन्ने रिनल पेल्विस क्या है? रिनल पेल्विस वो फनल लाइक शेप है और वो स्टार्टिंग पार्ट ऑफ यूरेटर है। तो रिनल पेल्विस को अगर मैं आपके लिए डिफाइन करूं तो रिनल पेल्विस एक अंदर की तरफ ब्रांचिंग सिस्टम है जो कि मेजर और माइनर, एक ऐसा कर्व है, रिनल पेल्विस एक ऐसा कर्व है जो कि मेजर और माइनर कैलेक्स फॉर्म करता है, मेजर एंड माइनर कैलेक्स फॉर्म करता है। अब फिनोमिना को समझने की कोशिश कीजिएगा। रिनल पायरामिड्स में मौजूद होती है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को लेती है फ्रॉम माइनर कैलेक्स। अब माइनर कैलेक्स क्या होती है? हर पायरामिड से निकलने वाला एक छोटा सा पाइप, हर पायरामिड से निकलने वाला एक छोटा सा पाइप कहलाता है माइनर कैलेक्स। और अगर आप उन सारे माइनर कैलेक्स को जोड़ दें तो हम उसे कहते हैं मेजर कैलेक्स। अगर आप सारे पायरामिड्स की एक साथ बात करोगे तो हम उसे कहेंगे मेजर कैलेक्स, और अगर एक पायरामिड की बात करोगे तो उसे कहोगे माइनर कैलेक्स। तो रेनल पायरामिड से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलेक्स। ये मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि यूरिन के बनने के क्या क्या स्टेप हैं, यूरिन जो है वो कहां कहां से गुजरेगा। तो रेनल पायरामिड्स, कलेक्टिंग डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स के बाद आप चले जाएंगे यूरेटर पे, यूरेटर, यूरेटर के बाद यूनरी ब्लैडर। इस बात को तो आप अच्छे से समझते होंगे। यूनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से नाला बाहर, यूरेथ्रा से अब वो जहां आपने करना है वो आपकी मर्जी, इससे बाहर है। एक दफा फिर पढ़ते हैं फ्लो ऑफ यूरिन क्या है। यूरिन जो है वो रेनल पायरामिड से छनने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलेक्स में आएगा। बहुत सारी माइनर कैलेक्स आपस में जुड़ेंगी तो मेजर कैलेक्स बनेगा। मेजर कैलेक्स से फिर कहाँ आएगा? यूरेटर में। यूरेटर आप पढ़ चुके हैं। फिर यूनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होगा, और यूनरी ब्लैडर से स्टोर होने के बाद वो यूरेथ्रा में आएगा, यूरेथ्रा से बाहर। यहां तक हमने किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी कवर कर लिया। दो प्यारे बच्चों, अगर हम अपने स्ट्रक्चर को डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये जो किडनी के ऊपर आउटर पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे? रिनल कैप्सूल। ये क्या है? रिनल कैप्सूल। अब ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, मैं जिसे मार्क कर रहा हूं, ये जो पूरा पोर्शन है आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे रिनल कॉर्टेक्स कहेंगे। जबकि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आप इसे कहेंगे रिनल मेड्यूला। क्या कहेंगे? रिनल मेड्यूला। इसी तरह से अब ये देख रहे हैं, ये जो अंदर का पोर्शन है, ये इसे आप क्या कहेंगे? रिनल पेल्विस। तो ये आउटर कवरिंग हो गई, दैट इज रिनल कैप्सूल। देन उसके बाद जो फर्स्ट चैम्बर है उसे आप क्या कह रहे हैं? रिनल कॉर्टेक्स। ये जो इनर चैम्बर है इसे आप क्या कह रहे हैं? मेड्यूला। और जो बिल्कुल इनर मोस्ट कर्व्ड है इसे आप क्या कह रहे हैं? रिनल पेल्विस। यहां तक तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हो गए। अच्छा, अभी जो आपको कोन शेप नजर आ रही है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये रिनल मेड्यूला है, ये रिनल पायरामिड है। ये क्या है? रिनल पायरामिड। अगर हम इसकी लेबलिंग करना चाहें तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है? ये रिनल पायरामिड्स है। अब रिनल पायरामिड्स का जो बेस है, ये रिनल पायरामिड्स है। अब इस रिनल पायरामिड का ये जो बेस वाला पोर्शन है, बेस वाला पोर्शन का मतलब ये जो फैला हुआ पोर्शन है, इसे हम कहते हैं रिनल पायरामिडल बेस, रिनल पायरामिडल बेस। जबकि अगर हम इसके टिप की बात करें, टिप देख रहे हैं आप, बिल्कुल सुकड़े हुए पोर्शन की बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं? रिनल पैपिला। क्या कहते हैं? रिनल पैपिला। अच्छा, अब आप देखें इसमें कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं
फैट स्टोर हुआ है, देख रहे हैं आप, इसमें कहीं ना कहीं फैट स्टोर हुआ है। ये जो फैट स्टोर हुआ है, इसे आप किसका नाम देंगे? इसे हम सिंपली कहते हैं फैट्स इन रिनल साइनसेस। क्या कहते हैं? फैट इन रिनल साइनसेस। अच्छा, अब अच्छा, इन्होंने जो पेपिला दिखाया ना डायग्राम के अंदर, इन्होंने थोड़ा सा लेबल बहुत आगे कर दिया है, तो इन्होंने गलत लेबलिंग की हुई है। इन्होंने माइनर कैलेक्स को रिनल पेपिला दिखाया हुआ है, जबकि जहां पर आपका पायरामिड खत्म हो जाए, बस समझे वो रिनल पेपिला है। अब रिनल पेपिलाए के बाद ये जो आपको एक ट्यूब नजर आ रही है, ये जो रिनल पेपिलाए के बाद आपको जो ट्यूब नजर आ रही है, ये क्या है? ये माइनर कैलेक्स है। ये क्या है? ये माइनर कैलेक्स है। जबकि जैसे ही माइनर कैलेक्स, एक देखें, एक माइनर कैलेक्स से निकले, दूसरे माइनर कैलेक्स, तो ये जो ब्रॉडर एरिया आ रहा है, ये जो बड़ी सी जगह आपको नजर आ रही है, इसे क्या कहोगे? इसे आप कहोगे मेजर कैलेक्स। ठीक है, मेजर कैलेक्स। ये ब्लू कलर से जो है, इसे हम रिनल वेन कहते हैं, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो रेड कलर से, उसे हम रिनल आर्टरी कहते हैं। ये सिंपली यूरेटर है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, और साथ साथ ही लेक्चर भी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किडनी के फंक्शंस, देन फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन को, देन फिर किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर, और इस तरह से करते करते हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज।